क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। तो इसमें 4 भिन्न संख्याएं दी हैं, उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए भिन्न को हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01। और उसके बाद 9/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.009। और अगर 500/10,000 को हम क्या लिखेंगे, 00 से 00 कट गया तो 5/100 आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5005। ठीक है ना, नहीं 505। तो हमारे सबसे जो छोटी संख्या है वो 0.009 है, जो 9/5 है। तो ऑप्शन जो इसका चौथा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रूट में 1350 का मिश्रित करने रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 1350 का मिश्रित करने रूप आपसे पूछा है। तो अगर 1350 को हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो 1350 में पहले क्या है, 10 को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, 135 बचा। 135 का फैक्टर कितना है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देते तो 5 गुड़ा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, मतलब 5 गुड़े 27। अगर 10 का फैक्टर करते हैं कितना आ जाएगा, 2 गुड़ा 5। अब यहाँ पे 5 गुड़ा 27 का फैक्टर करते हैं, 3 गुड़ा 3 गुड़ा 3 गुड़ा 2 गुड़ा 5 हो जाएगा टोटल फैक्टर। देखिए 5 2 बार है तो 5 एक बाहर निकल जाएगा। 3 3 बार है तो 3, अगर 2 जो 3 है उसको मिला के हम 1 को 3 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 3 और 2 बचा, तो 3 दूना 6। अब इनका कोई पेयर नहीं बन रहा तो 3 दूना 6, ये √6 जो है, और ये जो रूट के बाहर निकला है 5 दिए 15। तो जो हमारा आंसर आएगा 15√6 आ जाएगा, ऑप्शन चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं कि एलसीएम आपको निकालना है। 2⁴ गुड़ा 3⁴ गुड़ा 5⁴ और 2 गुड़ा 3⁴ गुड़ा 5⁴ प्लस 7 स्क्वायर का एलसीएम आपसे पूछा है। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, अगर ऐसे टर्म दिए हो तो जो मैक्सिमम फैक्टर है, मतलब कि जिस पे घात सबसे ज़्यादा है वही उसका होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 2⁴ है, सॉरी 2⁴ है, यहाँ पे 2 पे स्क्वायर है, तो इन दोनों को मिला के जो मैक्सिमम फैक्टर है, ठीक है ना, 2⁴ हम इसको इंक्लूड करेंगे। जिसका पेयर बनेगा हम उसको भी लेंगे, जिसका पेयर नहीं भी बनेगा हम उसको भी लेंगे। देखिए 2⁴ यहाँ पे है तो हम इसका जो हमारा पहला टर्म हो जाएगा 2⁴। अब देखिए ऑप्शन मिलाते हैं तो जो ऑप्शन डी है उसमें बस 2⁴ है, बट हम बुरा मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए 3⁴ है, बट यहाँ पे 3⁴ है, तो हम गुड़ा 3⁴ लेंगे। यहाँ पे 5 कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, देखिए 7⁴ नहीं है इसमें, बट यहाँ पे है तो हम इसको भी ले लेंगे। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां सवाल देखते हैं कि यदि किसी गांव का जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़ के 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है। तो पहले क्या था, 1,75,000 था, अब 5 साल में क्या है, 2,65,500 हो गया है। तो आपसे पूछा है कि औसत जो वृद्धि है वो कितना होगा। तो 1,75,000 से 2,62,500 में डिफरेंट कितना हो गया, 87,500 हो गया। 87,500 कितने जो 5 साल में वृद्धि हुई है वो 87,500 हो गई। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा 1 साल की वृद्धि हमको पता चल जाएगी। तो 1 साल में अगर 5 से हम इसका वृद्धि, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 25 25 2 0, मतलब 17,500 जो है जनसंख्या हमारा 1 वर्ष में बढ़ती है। तो हमसे पूछा है परसेंट, मतलब प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है। तो हमारा 1 साल में 17,500 बढ़ता है, 17,500 1 साल बढ़ता है। और हमारा जो पहला जो कितना, हमारा जो शुरुआती जो जनसंख्या था वो 1,75,000 था। 1750 बटा 1,75,000 गुणा 100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया। ये कितना, ये एक बार जाएगा, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास 10% आया। ठीक है, तो जो हमारा औसत वृद्धि है वो कितना है, वो 10% है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10 वर्ष की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है, तो कितने वर्ष में उसकी जनसंख्या बढ़ के
1331 हो जाएगी। अगर देखिए अगर आपको क्यूब याद होगा तो आपको पता होगा इस 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 1331 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा टर्म है वो पहले से 10 था, उसके बाद 11 हो गया। ठीक है, फिर 10 था, फिर 11 हो गया, फिर 10 था तो 11 हो गया। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितने वर्ष में होगा, वो 3 वर्ष में होगा। देखिए, या फिर अगर हम इसको नॉर्मली साधारण भी निकाले तो पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास 1000 था। ठीक है, फिर 10% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। फिर इस पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 1100 का 110% कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1200 का अगर हम 110% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200 का 110% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हमको देखिए, अगर आपको क्यूब तो याद ही होगा तो देखिए कि इसमें देखिए कि कौन सा 1000 कितनी बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आ जाएगा, तो 3 बार। ठीक है, 11 ग्राम 121 में 1331 आ जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, यदि m+n अनुपात m-1 बराबर 7 है तो m³ प्लस n³ अनुपात m³ माइनस n³ का आपसे वैल्यू पूछा है। तो अगर यहाँ पर m+n बराबर 7 और m-n बराबर 3 करते हैं तो हमको mn की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो n से n कट गया, 2m बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर m बराबर 5 हो जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी m और n की वैल्यू पता चल गई, इसमें हम रख देंगे। अगर n³ अगर, ठीक है, अब देखिए हमको क्या है, m की वैल्यू जो है हमें 5 पता चल गई, n की वैल्यू कितनी है, 2 हमें पता चल गई। अगर हम इसमें रखते हैं m की वैल्यू तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 125 में अगर 8 जोड़ते कितना आ जाएगा, 133 आएगा। 133 बटा, देखिए ऑप्शन पहला ही है, 133 बटा m³ माइनस n³। तो 125 में से अगर 8 हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 117 आएगा। ठीक है, 117 आएगा। तो जो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि a अनुपात b बराबर 5:8 और b अनुपात c बराबर 18:25 है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए a अनुपात b अनुपात c, तो हमको क्या है 5:8 और हमको क्या है b और c की वैल्यू कितना दी, 18:25 दिया है। तो हम यहाँ से 18 कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 18×5 90 हो जाएगा। 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 ठीक 144 हो जाएगा, 144 और अनुपाती 25 80 कितना हो जाएगा, 25 80 200 हो जाएगा। अब हमको क्या है, हमसे पूछा ए और सी की वैल्यू, तो ए कितना है 90 है और सी कितना है 200 है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया तो हमारे पास 9:20 आ जाएगा। जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि 1/10 कि एक वस्तु की बिक्री पे आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है, 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत ज्ञात। लाभ आपसे पूछा है। देखिए हमारे पास क्या है कि पहले 100 रुपये था हमारे पास, अब हमको क्या उस पर 74% का लाभ हो रहा है, तो हमको क्या है 174, मतलब इसका मतलब हम बेचते हैं। अब कह रहा है कि हमको क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करनी है, बस जितने बेचते थे उतने पे बेचते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्रय मूल्य पे कितना 50% की वृद्धि करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, 150 हो गया। और विक्रय मूल्य वही रहता है, मतलब विक्रय मूल्य उसको 174 बेचता है, बट क्रय मूल्य में क्या है 50% की वृद्धि करती है। 100 का 50% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमको 24 का लाभ कितना मिला, क्रय मूल्य इस समय हमारा कितना है, पहले 100 था, अब कितना है 150 है, गुणा हम 100 कर देंगे तो 50 दूना 100, 50 3 150 और 3 8 24। तो हमारा जो लाभ है, जो नया लाभ मिल रहा है वो कितना मिला है, 8% का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
11वां देखते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पे 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी है, तो इसे होने वाली प्रतिशत लाभ और हानि आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, विक्रय अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का आपको अनुपात पूछा है। विक्रय मूल्य कितना है, 3645 है। तो हमारे पास विक्रय मूल्य हमारा 5x है। कह रहा पहले हमने उसको 25% का छूट दिया, 25% का छूट दिया तो कितना हमारे पास 75/100। फिर कह रहा हमने 10% की छूट दिया, 10% छूट दिया, कितना बचा हमारे पास 90%/100। अब इसके छूट देने के पास हमारा जो प्राइस है वो कितना है, 3645 आया जी। ठीक है, जो विक्रय मूल्य हमारा है इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 और कितना बचा, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक है, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। फिर अगर इसको हम फिर 9 से काटते हैं यहाँ से, फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा हमारे पास और 6 बचा, 9 7 63 27 हो गया। अब अगर हमारे पास कितना बचा, हमारे पास ये 10 बचा और ये 40। अगर हम 27 में 40 का गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आया, x बराबर कितना आ जाएगा, 27 का गुणा 40 में करके 1080 आएगा। अगर हमको x की वैल्यू हमको पता चल गई कि हमारा x का जो वैल्यू है वो कितना है, 1080 है, तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 3x है। तो 3x कितना हो जाएगा, 3240 हो जाएगा। ठीक है, 3240 हो जाएगा। अब हमसे लाभ हमसे पूछा है। देखिए हमको क्रय मूल्य हमारा पता चला कितना है, 3240 है और हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 3645 था। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 405 है। अब हमको 405 का लाभ मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, हमारे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे कितना है, 3240 है। 3240 गुणा 100 करेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12.5 आएगा। 12.5% की हमको क्या है, लाभ प्राप्त हो रही है। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ये अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ उस कार्य को मिलकर कितने दिन समाप्त करेंगे। देखिए हमारे पास क्या क्या है, ए और जो बी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कोई काम जो है वो 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और बी अकेला उस काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। दोनों टोटल काम कितना है, 60 हो गया। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। ए बी कितना कर रहे हैं, 12 पंचे 60 कर रहे हैं और बी कितना कर रहे हैं, हमारे पास 3 काम कर रहा है। ठीक है, इतना कर रहा है। तो अब देखिए अगर ए बी मिल के 5 काम कर रहे हैं, बी जो अकेला है वो 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए जो है, ए कितना काम करेगा, ए जो हमारे पास कितना काम करेगा, सॉरी यहाँ पे दिया है ए उस काम को कितने 20 दिन में करता है। तो ए अगर 3 यूनिट काम कर रहा है, ए बी मिलके 5 यूनिट काम कर रहा है, 20 का मतलब कितना यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट पूरा दिन में 24 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है। बट कह रहे हैं आधे दिन काम करता है। अगर पूरा दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है तो आधे दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट करेगा। ठीक है, अब हमसे डायरेक्ट पूछ लिया है कि अब हमसे पूछा है कि जो टोटल काम है वो ए और बी, ए पूरा काम कर रहा है, बी आधा काम कर रहा है, मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी जो काम कर रहा है आधा काम वो 1 कर रहा है। तो दोनों में कितना हो गया, 4 हो गए। हमारे पास टोटल काम कितना है, 60 है बटा 4, तो हमारे पास 15 चौका 60। हमारे पास 15 दिन में ए और बी मिलके काम पूरा करेंगे, जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कि 48,750 की धनराशि पे 16% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का आपको साधारण ब्याज पूछा। देखिए गैर अधिवर्ष में क्या होता है कि नॉन लीप ईयर, जो जिसमें 300, देखो लीप ईयर वो है जिसमें 366 दिन होते हैं और नॉन लीप ईयर कौन सा है भैया, जिसमें 365 दिन होते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा टाइम निकाल देंगे। टाइम कितना है, 73 दिन है। बट जो हमारा रेट है वो वार्षिक पूछा है, तो 73/365 करेंगे तो हमारे पास 73 पंचे 165 आ जाएगा। तो हमारे पास रेट कितना हो गया, 1/, टाइम हमारा 1/5 हो गया। अब हमको देखिए पता है कि एसआई बराबर क्या होता है,
PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 48,750 है। रेट हमारा कितना है 16% है। टाइम हमारा कितना है 1/5 हो गया बटा 100 हो गया। अब 0 से 0 कट गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको 5 से काटेंगे हमारे पास कितना बचा 5 9 45 हो गया। हमारे पास 3 बचा, 5 7 35 हो गया और 5 बचे 25 हो गया। ठीक है, फिर अगर इसको इसमें हम 16 का गुणा करेंगे तो 16 5 80 हो गया। ठीक है, और 16 5 80 हो गया और 16 छक्का 16 25 16 छक्का 96 16 7 112। 112 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बचा 120 बचा। 120 हो गया। 120 का हासिल 0 12 हमारा हासिल लग गया। अब 16 चौका 64 हो गया। 64 में अगर हम 12 जोड़ते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 60 आएगा। ठीक है, सॉरी 16 को गुणा फिर किस में करेंगे, फिर 9 में करेंगे तो 16 9 144। 144 में अगर 12 हासिल है 144 में अगर हम 12 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बचा 156 बचा बटा हमारे पास कितना बचा था 10 बचा था। ठीक है, तो अगर हम 0 से 0 काट देंगे तो हमारे पास कितना आया 1560। कितना आया 1560 जो हमारा है वो हमको रेट की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, 1560 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देते कोई धनराशि पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 20,000 रुपये है तो आपसे मूलधन आपसे पूछा है। तो देखिए हमारा क्या है मूलधन, हमको देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन गुणा जो क्या होता है कि हमारा जो मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। तो हमको यहाँ पे मूलधन मिश्र धन हमसे पूछा है, हमको मूलधन पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है। तो मूलधन हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, मूलधन को मान लिए गुणा पहले क्या करते हैं, हमारा जो वृद्धि हुआ कितना हुआ, पहले क्या हुआ 106% का हुआ। फिर क्या हुआ हमारे पास दूसरे वर्ष क्या हुआ 112% हुआ। फिर तीसरे वर्ष क्या हुआ हमारा 118% हुआ। अब इसको करने के बाद फिर जो हमारा मिश्र धन प्राप्त हुआ वो कितना हो गया 20,000 रुपये हुआ। ठीक है, इधर से अगला 1000 10,000 20,000 की हमको प्राप्ति हुई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20,000 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बटा 106 गुणा 112 गुणा 118 हो जाएगा। अब अगर इन टर्म को हम सॉल्व करेंगे, अगर इसको 2 से काटते हैं, ठीक है, तो 2 50 कितना हो जाएगा 2 50 100 और 2 पंचे 10 और 2 3 6 53 हो जाएगा। फिर इसको हम काटते हैं 2 से कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटते हैं कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 9 18। फिर इसको 2 से काटते हैं 50 गुणा 50 हो जाएगा। अब देखिए 20,000 में क्या कितना 20,000 में कितना गुणेंगे 20,000 में 50 गुणा 50 गुणा 50 करके और कितना 53, उसमें 53 का भाग देंगे, फिर 56 का भाग देंगे, फिर कितना है 59 का भाग देंगे। तो हमारे पास जो हमारे को राशि की प्राप्ति होगी वो कितना हो जाएगा 14,276.58। ठीक है, ऑप्शन जो है ए हमको जो हमारा है मूलधन की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं, कह रहा है कि एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:12 है। यदि कार 396 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल आपसे पूछा है। देखिए कार जो है अगर क्या कहते हैं 396 किलोमीटर की दूरी अगर 6 घंटे में पूरा करता है तो 6×36 6×36, इसका मतलब क्या है उसकी जो स्पीड है वो 66 किमी पर आवर दी है। ठीक है, बट यहाँ चाल का अनुपात क्या है 7:11 है। अब कार का अनुपात जो है 11 है, 11 बराबर कितना है 66 है, 11 बराबर 66 है। तो हमसे बस के अनुपात तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 11 बराबर 66 है तो 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो 11 छक्का 66 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 छंग 42। जो है जो हमारा बस का जो चाल है वो 42 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की आपसे चाल पूछा है। देखिए दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब ये है कि दूसरी रेलगाड़ी जो है 100 किमी पर घंटे की स्पीड से जा रही है, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे जो रेशियो का अनुपात दिया है वो 7:5 है। मतलब अगर दूसरी रेलगाड़ी कितना है 100 किलोमीटर पर घंटे से जा रही है, बट उसका जो अनुपात है वो 5 है। तो 5 बराबर कितना है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर पर घंटा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारे 5 दूनी 10, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 1 यूनिट की प्राप्ति है वो 20 किलोमीटर पर घंटा हो गई। अब हमसे क्या है पहली का पूछा है, तो पहली का जो रेल का अनुपात कितना है 7 है। तो 1 बराबर 20 हो गया, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 किमी पर आवर्स। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे सवाल बहुत ईजी है, बट एग्ज़ाम में क्या होता है टाइम हमारे पास कम होता है तो हमको फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चंस लगाएं पेपर में बैठ के, तो सबसे पहले क्या है जैसे जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी जो टफ क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दीजिए। आपको जो लगे कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन उसको छोड़ दीजिए। बाकी रीजनिंग और जीएस क्वेश्चन है उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर से क्या है दोबारा आइए पेपर सॉल्व करने। अगर आप सोचेंगे एक ही बारे में मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा या 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा, फिर आपको क्या है टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है क्वेश्चन पहले छोड़िए, पहले आप जो आए आपको पहले उसको टैकल करना है, फिर दोबारा 2 या 3 बार में अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो टोटल स्कोर आएगा उसमें 3-4 नंबर एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे एक ही बार मैं मैथ खत्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जीएस खत्म कर लूँ, फिर उसके बाद रीजनिंग खत्म करूँगा, फिर आपको प्रॉब्लम एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नाव की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर पर घंटे की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति या आपकी धारा की गति आपसे पूछा है। देखिए हमने माना कि जो नाव की चाल है वो x है, ठीक है, x, और धारा की जो गति है वो y है। तो हमको देखिए क्या है x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या हो गया 34/4 सही 15/60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल जो दूरी है उसमें अगर हम टाइम का भाग दे देंगे तो हमारे पास स्पीड हमको पता चल जाएगी। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 15 क्या 15, 15 चौका 60, इसका मतलब 4 सही 1/4, 4 चौक 16, 1 17, तो हमारे पास 17/4 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 34 गुणे 4/17 आ गया। तो 17 दूना 34, तो 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो है x प्लस वाई की जो वैल्यू है हमारे पास कितना है ये 8 आ गई, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप कि हमारे पास x प्लस वाई की जो वैल्यू है हमारे पास 8 है, ठीक है। अब हमको क्या है अब दूसरा टर्म में क्या है 3 आवर्स 10 मिनट में नदी की विपरीत धारा में 19 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। इसको हम सब एक मान लेते हैं। अब हमसे क्या है x माइनस वाई, ठीक है। हमारे पास टोटल जो दूरी है कितना है 19 किलोमीटर है। अब हमारे पास टाइम कितना है 3 सही 10/60 हो गया था, 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास 6 18 19, तो 19/19, और इसके बाद 6 18 19 और 6 ऊपर चला जाएगा गुणा 6 हो जाएगा। तो 19 से 19 कट गया, हमारे पास कितना बचा 6 बचा। अब हमारे पास कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 8 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 6 है। तो अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो y से y कट गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हमारे पास बराबर हुआ 7 हुए। अगर x बराबर 7 हुए तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारी धारा की जो दिशा है जो गति है वो 1 किलोमीटर पर घंटा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल से पूछा है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो हमारा कर्ण है 8 है और ये बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल हमारा क्या होगा। तो हमको क्या है कर्ण पता है, कर्ण क्या है हमको कर्ण पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हमारे पास लंब कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर गुणा लंब क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हमको x मान लेते हैं, तो इसका x स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास 8 है 64 हो जाएगा। 64 बराबर हमारे पास क्या हुआ 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बचा 64 का आधा कर देंगे 32 बचा। अब हमको पता है क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ लंब गुणे आधार होता है, ठीक है ना। तो हाफ हमारा लंब और जो आधार का हमें पता है कि जो लंब है हाफ लंब हमने कितना माना था x माना था और आधार कितना माना था x माना था। तो x का x में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या पता है 32 पता है पहले से, तो 1/2 गुणा 32 कर देंगे तो 16 दूना 32। तो हमारे पास जो क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं कि यदि 64 सेमी